Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, the next topic is self-induced EMF, self-induction and self-inductance. बच्चों, self-induced EMF एक क्वांटिटी है, self-induction एक फिनोमेना है जिससे वो क्वांटिटी इंड्यूस होती है, और self-inductance भी एक क्वांटिटी है। इससे पहले वाले टॉपिक में बच्चों इंडक्टेंस के ऊपर एक डिटेल लेक्चर दे चुका हूँ। इंडक्टेंस कॉइल की होती है, इंडक्टेंस टेंडेंसी ऑफ कॉइल है टू अपोज द चेंज इन करंट थ्रू इट। बाकी जो आज पढ़ने जा रहे हैं, एट द एंड हम दोबारा इंडक्टेंस को रिकॉल करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। अब बच्चों, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हम पढ़ कर आए हैं कि व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चेंजेस बाय एनी मीन्स एन EMF इज इंड्यूस्ड इन इट। इंड्यूस्ड EMF की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड EMF की जो डायरेक्शन है इट इज सच दैट इट opposes the cause producing it. Self-induced EMF, it is statically induced EMF। एक बच्चों हमने डायनामिकल इंड्यूस्ड EMF पढ़ी थी, जिसको हमने मोशनल EMF का नाम दिया था, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होता है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक होता है। कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली या क्रॉस द फील्ड मूव कराते हैं। फ्लक्स लिंकिंग टू दैट कंडक्टर चेंजेस एंड EMF इज इंड्यूस्ड विच इज़ नोन एज मोशनल EMF। अब जो हम EMF पढ़ने वाले हैं ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। इसमें कंडक्टर या कॉइल को फील्ड में मूव नहीं कराएंगे, फील्ड को वेरी करेंगे, लेकिन कैसे वेरी करेंगे वो इसकी डेफिनेशन में बताएंगे और आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, इट इज़ स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। इसकी बच्चों डेफिनेशन को ज़रा देख लें कि सेल्फ इंड्यूस्ड EMF को किस तरह से डिफाइन करेंगे। द EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द कॉइल। वॉच हियर, अ कॉइल विद वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब वेरिएबल वोल्टेज सोर्स से करंट को चेंज करेंगे, इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो चेंज होगा, कॉइल से लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इसमें एक EMF इंड्यूस्ड होगी जिसको सेल्फ इंड्यूस्ड EMF बोलेंगे, और इस फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। अब डेफिनेशन को पहले देखते हैं, फिर हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू change in current through the coil is known as self-induced EMF. Once again, the EMF induced in a coil due to change in current through the coil is known as self-induced EMF. This phenomena is called self-induction. So once again, हम बच्चों बोल रहे हैं कि self-induced EMF ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF है। ऐसी इंड्यूस्ड EMF को हम सेल्फ इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं, जो एक कॉइल में इंड्यूस्ड होती है। कब? जब कॉइल में से गुज़रने वाले करंट को हम चेंज करते हैं। अब फिर बात बता रहा हूँ बच्चों, बार बार बता रहा हूँ कि करंट चेंज होने से कॉइल का फील्ड चेंज होगा, कॉइल का फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, EMF इंड्यूस्ड होगी अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी टाइप की भी इंडक्शन है, चाहे वो मोशनल इंडक्शन है, चाहे सेल्फ है, या नेक्स्ट म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, उन तमाम की जो बेसिस है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो एक्सप्लेनेशन, कंसिडर एन एयर कोर coil of length L, area of cross section A, and number of turns N is connected to a battery and rheostat
थ्रू अ स्विच एस एज शोन इन द फिगर। जी बच्चों, कंसिडर एयर कोर coil of length L, area of cross section A, number of turn N connected to battery rheostat through switch S as shown in the diagram। जी बच्चों, watch here, हमने coil ले लिया है जो अंदर से खाली है, एयर है, एयर कोर coil लिया है, coil के टर्न N हैं, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, बैटरी से लगा हुआ है, साथ रियोस्टेट लगी है जिससे हम करंट को चेंज करेंगे और ये स्विच एस है। जब बच्चों हम स्विच को क्लोज़ करते हैं तो इस कॉइल में से एक स्टेडी करंट आई गुजरता है। ज़ाहिर है बच्चों, बैटरी लगी है, बैटरी हमेशा स्टेडी करंट जिसको डीसी बोलते हैं सप्लाई करती है। तो जब हम स्विच को क्लोज़ करेंगे इस कॉइल में से एक स्टेडी करंट फ्लो करेगा। स्टेडी करंट इस कॉइल के अंदर एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, इसके अंदर किसी किस्म की इंडक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस करंट को चेंज करें विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट तो कॉइल के अंदर जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो चेंज होगा। जब फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी जो काज को अपोज करेगी। उस ईएमएफ को सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, इस इंडक्शन को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। फैराडे लॉ अप्लाई करके हम इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे और फिर बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करें। तो फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ कि जब कॉइल में से कांस्टेंट करंट गुजरेगा उस वक़्त ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगी? जब हम फ्लक्स को चेंज करेंगे, मीन करंट को चेंज करेंगे। अब बच्चों ज़रा अंडरस्टैंड करें, एक जो अहम बात है उसको अंडरस्टैंड करें। अगर हम इस रियोस्टेट का स्लाइडिंग टर्मिनल इधर शिफ्ट करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो सर्किट में जो रेजिस्टेंस का पार्ट इन्वॉल्व है वो घटता है, मीन सर्किट के अंदर जो करंट है, कॉइल में से जो करंट है वो बढ़ता है, फील्ड बढ़ता है, फ्लक्स बढ़ता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। लेकिन अगर मैं इस स्लाइडिंग टर्मिनल को उधर माइग्रेट करूं, सर्किट के अंदर जो इन्वॉल्व रेजिस्टेंस है वो बढ़ती है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो डिक्रीज़ करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ करेगा, कॉइल का फ्लक्स डिक्रीज़ करेगा, मीन फिर भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। मैंने बच्चों बताया हुआ है कि ईएमएफ ने इंड्यूस्ड कब होना है? जब फ्लक्स ने चेंज होना है, चाहे वो इंक्रीज़ हो रहा है चाहे डिक्रीज़ हो रहा है, चाहे सर्किट में करंट बढ़ता है या सर्किट में करंट कम होता है, दोनों सूरतों में इंडक्शन होगी। इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी जिसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रहे हैं, फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन कह रहे हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ने काज को अपोज करना। अब अगर मैं इस स्लाइडिंग टर्मिनल को इधर मूव कराता हूँ, जो कॉइल का करंट है वो इंक्रीज करेगा, इंड्यूस्ड करंट इस करंट के अपोजिट एस्टेब्लिश होगा टू अपोज द इंक्रीज इन दिस करंट। लेकिन अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को इधर मूव कराता हूँ, ये करंट डिक्रीज करेगा तो इंड्यूस्ड करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा टू अपोज द डिक्रीज इन करंट। इसका मतलब है कि जो इंड्यूस करंट है उसको काज को अपोज करना है। हम ये नहीं बोल रहे कि इंड्यूस करंट हमेशा इस करंट के अपोजिट होगा, इंड्यूस करंट इसके अपोजिट होगा व्हेन इट इज़ इंक्रीजिंग, इंड्यूस करंट इसकी सम्मत में ही होगा व्हेन दिस करंट इज डिक्रीजिंग। यानी इंड्यूस करंट ने करंट की इंक्रीज को अपोज करना है उसके अपोजिट फ्लो करके, और करंट की डिक्रीज को भी उसने अपोज करना है इसी डायरेक्शन में फ्लो करके। इसका मतलब है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इज सच दैट इट अपोजेस द काज प्रोड्यूसिंग इट, विच इज लेंज़ेस लॉ, जिसको हम बच्चों पीछे डिटेल के साथ स्टडी करके आए। तो अब यहाँ पर फिनोमेना को अंडरस्टैंड करें कि व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड,
अ स्टेडी करंट आई थ्रू द कॉइल, कि जब स्विच एस क्लोज करते हैं स्टेडी करंट आई फ्लोज थ्रू द कॉइल विच प्रोड्यूसेस कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स कह लें या मैग्नेटिक फील्ड कह लें, एक ही बात है, क्योंकि इस कॉइल के अंदर बच्चों जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि दैट इज़ बी इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। तो ज़ाहिर है अगर करंट कांस्टेंट है तो बाकी तो पैरामीटर क्या है, म्यू नॉट क्या है, ये कोर चूँकि एयर की है ये एक फ़िक्स वैल्यू है, एन क्या है कॉइल के टर्न और लेंथ की रेशियो है, ये भी एक फ़िक्स वैल्यू है। करंट बदलेगा तो तब ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो हम बोल रहे हैं व्हेन स्विच एस इज क्लोज स्टेडी करंट आई फ्लोज थ्रू द कॉइल विच प्रोड्यूसेस कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स इफ द करंट इन द कॉइल इज चेंज्ड with the help of rheostat. If the current in the coil is changed with the help of rheostat, the magnetic flux through the coil changes and an EMF is induced in the coil called self-induced EMF. So this is the small explanation of this event what is self-induced EMF. Once again, it is statically induced EMF. It is the EMF which is induced due to change in current in the coil. This phenomena is known as self-induction. We have a coil with battery, rheostat and switch. When switch S is closed, constant current flows through the coil which give rise to constant magnetic flux. When current in the coil is changes with the help of the rheostat, the magnetic flux through the coil changes and EMF is induced which is known as self-induced EMF. This phenomena is known as self-induction. This phenomena is known as self-induction. अब जो हम इस self-induced EMF की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि ये self-induced EMF की वैल्यू कितनी है, तो जाहिर है जो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू है वो तो फैराडे ने अपने लॉ में दे दी है कि इंड्यूस्ड EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसी इक्वेशन से हम सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का नाम देंगे, इसी इक्वेशन से हम सेल्फ इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड EMF. Determination of self-induced EMF. According to Faraday law, induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. According to Faraday's law of electromagnetic induction, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Mathematically induced EMF that is equal to n delta phi over delta. मैंने बच्चों मैग्नीट्यूड लिखी है, एक्चुअली तौर पर आपको बताया है कि फैराडे लॉ तो यही है सिर्फ, लेकिन अगर हम साथ बता दें कि इंड्यूस्ड EMF इस फ्लक्स की चेंज को अपोज करती है तो यहाँ पर हम एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज़ नेम्ड एज द लेंज़ लॉ। तो मैं न्यूमेरिकली वैल्यू जस्ट सेल्फ इंड्यूस्ड EMF की अगर निकालूं तो यहाँ पर माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगा दें तो फिज़िकली मीनिंग बताए जाते हैं, नहीं लगाते तो हम वैसे ही कह रहे हैं कि दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज से एस्टेब्लिश होती है। ऑलरेडी ये जनरल जो मैथमेटिकल फॉर्म है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन की बच्चों हम मैनी टाइम रिकॉल कर चुके हैं। इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 दे दें, अब बच्चों ज़रा अंडरस्टैंड करें, इसमें टोटल n टर्न है। अब जाहिर है जो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जिसको मैथमेटिकली मैंने B इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई लिखा है,
तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से भी गुजर रही हैं, इसमें से भी गुजर रही हैं, इसमें से भी गुजर रही हैं, इसमें से भी गुजर रही हैं। तो अगर इस एक लूप का फ्लक्स फाई है तो इसका भी फ्लक्स तो फिर फाई ही है, इसका भी फ्लक्स फाई है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कॉइल के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो जितनी बी की वैल्यू इधर है, इतनी ही इधर है, इतनी ही इधर है, इतनी ही इधर है। जितना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लूप का, इतना ही इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर इसका फ्लक्स बी ए है तो इसका भी बी ए है, इसका भी बी है। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर एन लूप्स हैं तो हर लूप का फ्लक्स फाई है, तो फ्लक्स लिंकेज क्या बन जाती है, वो एन फाई बन जाती है। क्योंकि फ्लक्स कॉइल का हमने निकालना है कि जो कॉइल का फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो कॉइल का जो फ्लक्स लिंक कर रहा है विच मीन्स कि वो पूरे जितने एन लूप्स हैं उन तमाम का फ्लक्स है। तो अगर एक लूप का फ्लक्स फाई है तो पूरे कॉइल का फ्लक्स एन फाई आ जाएगा, जिसको फ्लक्स लिंकेजेस कहते हैं। अब ये जो फाई है जो कि हम बोल रहे हैं कि हर लूप का फ्लक्स फाई है, बी ए है, और बी की वैल्यू हमने ऊपर लिखी है दैट इज़ म्यू नॉट एन इंटू आई, और ए आगे एरिया लिख दें तो ये फ्लक्स है इस एक लूप का। तो अब इसका मतलब है इस फ्लक्स में चेंज आती है तो हर लूप के फ्लक्स में चेंज आती है, पूरे कॉइल के फ्लक्स में चेंज आती है। और फ्लक्स में चेंज आनी है किससे, जब करंट चेंज होता है। अगर मैं इस करंट को बढ़ाऊं तो फाई की वैल्यू बढ़ेगी, अगर मैं इस करंट को कम करूं फाई की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब है ये फाई और करंट आपस में लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर फाई आई के साथ लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हर लूप का फाई जो है लीनियरली करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसका मतलब जितना फ्लक्स लिंकेज है वो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेट फाई बी द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच लूप, द टोटल magnetic flux linking to the coil will be n phi. Let phi be the magnetic flux through each loop, के हर लूप का अगर फ्लक्स फाई है तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग टू द coil will be n phi, which is directly proportional to the current I. मैथमेटिकली अगर देखें इसको तो यूँ लिखेंगे, मैथमेटिकली we can write n phi directly proportional to I, n phi that is equal to some constant into I, n phi that is some constant which is suppose capital L into I. On this side n number of turn are constant, on the other side L it is constant of proportionality. Whenever the current is changed in the coil with the help of the rheostat, flux through the each loop also changes. कि जब करंट चेंज करेंगे फ्लक्स चेंज होगा। इसका मतलब है कि इधर वेरिएबल फाई है, उधर वेरिएबल आई है। अब जब इसमें चेंज आएगी तो इधर करंट में चेंज आएगी, तो तब फ्लक्स में चेंज आएगी। भाई इंडक्टेंस तो इस कॉइल की है जिसको हम ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कह रहे हैं। तो वेयर एल इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पर ये जो एल है ये कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस है, जो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक डिटेल टॉपिक डिस्क्राइब किया है रिलेटेड टू इंडक्टेंस। तो दिस एल इज इंडक्टेंस। अब अगर हम इसको डिफाइन करें कि इंडक्टेंस क्या है, तो एन फाई ये फ्लक्स लिंकेजेस हैं, आई ये करंट है, तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, फ्लक्स लिंकेजेस पर यूनिट करंट, दैट इज नोन एज इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल और इट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल। तो यहाँ पर ये जो एल है ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है। और पिछले टॉपिक में पढ़ कर आए हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल चार चीज़ों पे डिपेंड करती है। कॉइल की लेंथ पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, कोर पे डिपेंड करती है। लेकिन इंडक्टेंस का तल्लक पहले भी बच्चों बताया है कि करंट के साथ नहीं है। कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा, चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, भाई कॉइल के इंडक्टेंस तो है। लेकिन इंडक्टेंस फिजिकली मैंने बताया था कि टेंडेंसी है टू अपोज द चेंज इन करंट इन द कॉइल। और वो टेंडेंसी कब अपीयर होती है,
कब कॉइल वो टेंडेंसी ऑफर करता है? जब करंट चेंज होता है तब। हम ये नहीं कह रहे कि एक कॉइल की इंडक्टेंस करंट फ्लो करेगा तो होगी, भाई करंट फ्लो करेगा तो अपनी टेंडेंसी दिखाएगा, लेकिन उसकी टेंडेंसी है कितनी, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स एंड द कोर ऑफ द कॉइल। पहले भी बच्चों बता चुके हैं, बुक के अंदर गलत आइडिया फ्लोट किया गया। अब इवन बुक में ये भी लिखा हुआ है कि इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई मैं फिर बता रहा हूँ, ये कॉइल मैं यहाँ से उतार के टेबल पे रख दूँ तो भाई इसकी भी सेल्फ इंडक्टेंस रहेगी। इसमें से फ्लक्स चेंज करना ज़रूरी नहीं है, इसमें से करंट गुजारना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका अनुसार रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे नहीं है। लेकिन अगर आपने एक्सपेरिमेंटली किसी भी कॉइल की इंडक्टेंस टेस्ट करनी है तो फिर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स करेंगे, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी और वहाँ से हम इसकी सेल्फ इंडक्टेंस एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करेंगे। वो एक अलग फीचर है, अदरवाइज इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स एंड द कोर ऑफ द कॉइल। सो वॉच हियर नेक्स्ट स्टेप। अब मैंने बच्चों बताया है कि व्हेन करंट चेंजेस फाइव चेंजेस, कि जब करंट चेंज होगा तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो यूं भी लिख सकता हूं, एन डेल्टा फाइव दैट इज इक्वल टू एल डेल्टा एन डेल्टा फाइव इक्वल टू एल डेल्टा आई। पुटेंगे इन इक्वेशन वन, इसको बच्चों इक्वेशन वन में पुट करें, दैट इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज इक्वल टू एन डेल्टा फाइव की अब बच्चे एल डेल्टा आई लगा दें डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। दिस इज अनदर वे टू एक्सप्रेस द फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच सेज दैट induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux, here constant or number of turn. Induced EMF is directly proportional to rate of change of current, here constant is L, which is self inductance of the coil. So this implies that self induced EMF is directly proportional to the current, is directly proportional to the rate of change of current through the coil. This is another form of Faraday law of electromagnetic induction. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक और फॉर्म है। अब बच्चों हम बता रहे हैं कि ये जो L है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको नेम्ड एज self inductance. अब नो what is self inductance? Now what is self inductance? Ability या tendency of a coil to oppose the change in current flowing through it. Ability or tendency of coil to oppose the change in current flowing through it, that is known as सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस को बच्चों यहाँ से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इधर से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, चूँकि टॉपिक हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का पढ़ रहे हैं और ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की न्यूमेरिकल वैल्यू हमने निकाली है, तो यहाँ से डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ से डेफिनेशन ऑलरेडी जब इन जनरल हमने इंडक्टेंस का टॉपिक इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम बता चुके हैं कि इंडक्टेंस क्या है, फ्लक्स लिंकेजेस पर यूनिट करंट को शो करता है, तो हम डेफिनेशन वहाँ से दे रहे हैं मैथमेटिकली। सेल्फ इंडक्टेंस एल दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेशियो ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। तो मैथमेटिकली मैंने सेल्फ इंडक्टेंस को डिफ़ाइन किया है, फिज़िकली तो वही डेफिनेशन है जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन दी थी कि एबिलिटी या टेंडेंसी ऑफ कॉइल टू अपोज द चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल या फ्लोइंग थ्रू इट।
तो एक्चुअली तौर पर करंट चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है जिसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रहे हैं, वो उस करंट की चेंज को अपोज कर रही होती है। तो एक्चुअली तौर पर यहाँ पर वो जो माइनस साइन हम लगा रहे थे, चूँकि अभी हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर आ रहे हैं, अगर यहाँ पर माइनस साइन लगाएं तो वो माइनस साइन यहाँ पर क्या बताएगा कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करती है, और इस एबिलिटी को हम, एक्चुअली तो एबिलिटी कॉइल की है, ईएमएफ उसमें इंड्यूस्ड हो रही है, तो कॉइल की इस एबिलिटी को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, और मैथमेटिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। तो यहाँ से हमने मैथमेटिकली सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन किया है, यहाँ से यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ऑलरेडी हमने यूनिट ऑफ इंडक्टेंस निकाल चुके हैं, तो वही यूनिट आएगी बच्चों। तो एज एल इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। एल की यूनिट निकाल रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज है और वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, डिवाइडेड बाई करंट का यूनिट एम्पेयर है, टाइम का यूनिट सेकंड है। तो जो यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज़ वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, इट इज़ नेम्ड एज हेनरी, और हेनरी चूँकि साइंटिस्ट का नेम है, सिंबल कैपिटल एच लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि जो एच है दैट इज़ इक्वल टू वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकंड, सो दिस इज़ नेम्ड एज द हेनरी। इसको इन टर्म ऑफ बेस यूनिट अगर हम ट्रांसफॉर्म करना चाहें बच्चों, तो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट लिख सकते हैं। वोल्ट को हम रिप्लेस करें जूल पर कूलम से, फिर जूल को न्यूटन इंटू मीटर से, और फिर हम इसको कन्वर्ट करें और अकॉर्डिंगली आगे लेके जाएं, तो फिर वही बच्चों यूनिट जो पीछे हमने सिस्टम इंटरनेशनल में इन टर्म ऑफ बेस यूनिट इंडक्टेंस का यूनिट लिखा था, दैट वाज आई थिंक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करें अकॉर्डिंगली तो आपके पास ये आंसर आएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, आपने एक सब्स्टिट्यूशन करनी है कि वोल्ट को जूल पर कूलम में कन्वर्ट करना है, दूसरी सब्स्टिट्यूशन आपने करनी है कि जूल को न्यूटन मीटर लिखना है, और कूलम की जगह पे एम्पेयर सेकंड लगा देना है, और न्यूटन आपको ऑलरेडी पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये तमाम वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास यही यूनिट आ जाएगी। सिस्टम इंटरनेशनल में इन टर्म ऑफ बेस यूनिट आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट आएगी। लेकिन चूँकि हम टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो इंडक्टेंस की यूनिट क्या है, सिंपली वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकंड। अब इस कॉइल की इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होगी? किसी भी कॉइल की इंडक्टेंस 1 हेनरी तब होती है जब उसमें करंट हम चेंज करें 1 एम्पेयर पर सेकंड के रेट से, और उसमें कितने 1 वोल्ट की सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, तो हम क्या बोलते हैं कि कॉइल की जो इंडक्टेंस है दैट इज़ 1 हेनरी। यानी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन करंट इज चेंज एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकंड एंड द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ऑफ 1 वोल्ट in the coil, the inductance of coil is named as a 1 Henry। अब जो सबसे अहम बात पहले भी बता चुके हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है एक कॉइल की, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल अगेन। अब बच्चों यहाँ से अगर देखें तो अब इस इक्वेशन से हम ये नहीं कह सकते कि सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है वो इस करंट पे डिपेंड कर रही है। भाई अगर हम करंट को बदलते हैं तो अकॉर्डिंगली ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसी हिसाब से बदलेगी। तो इंडक्टेंस का तल्लक यानी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है वो कितनी है इसके साथ नहीं है। इंडक्टेंस का तल्लक जो करंट है वो कितना है या किस रेट के साथ चेंज हो रहा है इसके साथ नहीं है। इंडक्टेंस का तल्लक आपको बताया है कि या तो इस कॉइल की ज्योमेट्री पे होता है या कोर ऑफ कॉइल पे होता है। ज़रा एक्सप्रेशन एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। डिपेंडेंस ऑफ, जी बच्चों आपको बताया था कि अगर इस एक लूप का फ्लक्स फाई है, पूरे कॉइल का फ्लक्स एन फाई हो जाएगा जो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और हमने इक्वेशन लिखी थी कि जो एन फाई है दैट इज़ इक्वल टू एल इंटू आई। अब यहाँ से
अगर मैं एल की वैल्यू निकालता हूँ तो एन फाई ई डिवाइडेड बाई आई। तो अब फिर वही कह रहा हूँ कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है अभी फ्लक्स पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड कर रही है। भाई नहीं, ये इंडिपेंडेंट फैक्टर्स नहीं हैं भाई, इसके बदलने से वो बदलता है। हमें देखना है कि कौन से वो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड करती है। तो इनकी वैल्यूज़ को पुट करके एट द एंड एक इंडिपेंडेंट फैक्टर्स ऑब्टेन करते हैं जो हमें बताएंगे इस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। सो एल इक्वल फाई की वैल्यू बच्चों पता है कि बी ए है यहाँ पर, और मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और ये लूप का जो नॉर्मल है दोनों पैरेलल हैं, तो फ्लक्स हर लूप का मैक्सिमम है, इसलिए मैंने बी ए लिख दी है। तो एन बी सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हम म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई लिखते हैं इंटू दिस कैपिटल ए डिवाइडेड बाई आई। अब ये आई और ये आई कैंसिल हो गया, रिमेनिंग फैक्टर देखें तो म्यू नॉट आ गया है, उसके बाद हमारे पास कैपिटल एन आ गया है, फिर स्मॉल एन आ गया है, फिर ए आ गया। अब अगर मैं स्मॉल एन की वैल्यू पुट करूं तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर एल, आप जानते हैं कि स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब ये वो चार इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि इस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रही है, लेंथ ऑफ कॉइल पे डिपेंड कर रही है, ये ज्योमेट्री ऑफ कॉइल है और ये कोर ऑफ कॉइल है। बुक के ऊपर एक और रॉन्ग वर्डिंग दी गई है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करती। आपको बताया है बच्चों कि कॉइल में फ्लक्स है नहीं है, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, करंट डीसी है या एसी है, हर कॉइल की अपनी सेल्फ इंडक्टेंस होती है जो इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। वो फैक्टर्स एनलिस्ट करें अगर तो नंबर 1 पे बच्चों क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ द कॉइल, कोर ऑफ द कॉइल। इट डज नॉट मीन कि इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द फैक्टर कि हाउ मच करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू इट और व्हाट टाइप ऑफ करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू इट। दिस इज़ द रॉन्ग आइडिया विच इज़ फ्लोटेड ऑन द बुक। तो बच्चों ज़हन में रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखें। इंडक्टेंस इन चार चीज़ों पे डिपेंड कर रही है विच आर रिटन हेयर।